सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट 1930। दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर भरसना नामक गुजरात के स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की बांदरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इसी आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती किया तथा मादक पदार्थ जैसे सिगरेट तथा शराब के उत्पादन में कमी किया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे। इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया गया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी के कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिससे सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इस समझौता के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। नोट: सरोजनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी SS राजपुताना नामक पानी वाला जहाज से लंदन पहुंचे, जहां विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकाडोनल ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में कैद कर दिया गया। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932। धास्तीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं किया क्योंकि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल ने सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले आए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडोनल ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। नोट: तेज बहादुर शफरू तथा भीमराव अंबेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 जैसे हो सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया। महात्मा गांधी ने पूना के घरवदा जेल में अनशन कर दिया। तेज बहादुर शफरू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी एवं अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर 148 कर टैक्स दी गई, अर्थात दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। हरिजन सेवक संघ
महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना ढाका में 1906 में आग खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया। इस समय वायसराय मिंटो थे। 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जिस कारण कांग्रेस तथा लीग में विवाद होने लगा। एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गर्म दल तथा मुस्लिम लीग एक हो गए तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। 1929 से 30 ईस्वी के दौरान मो इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात कही। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा था और मुस्लिम लीग की शक्तियां कमजोर होते दिख रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीयों तथा कांग्रेस के अनुमति के ही यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से त्याग पत्र दे दिया। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। 1945 में लॉर्ड वेवेल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया, किंतु इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मौक पर तुला हुआ था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मांग के कारण ही यह सम्मेलन विफल हो पाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान घोषित किया, जिसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए। सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली में हुआ। मुस्लिम लीग का नारा था बांटो और आजाद करो। इन दंगों से तंग आकर कांग्रेस ने सीआर फॉर्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। लॉर्ड माउंटबेटन को यह विशेष सलाह पर भारत भेजा गया कि यथासंभव हो वे भारत को संयुक्त रहते, किंतु सांप्रदायिक दंगों से तंग आकर माउंटबेटन ने भी सीआर फॉर्मूला का ही समर्थन किया और बाल्कन मैन के तहत 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन कर दिया गया। मैक्सवेल रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक विभाजन रेखा खींच दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके गुरु CR दास थे। इन्होंने 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा पास, किंतु 1921 ईस्वी में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 ईस्वी में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1939 ईस्वी में MP के त्रिपुरी में महात्मा गांधी पताभिसिता रमिया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु इस अधिवेशन में मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, जिस कारण गांधी एवं बोस में मतभेद हो गया। कांग्रेस के इतिहासकार पताभिसिता रमिया थे। सुभाष चंद्र बोस मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया। कांग्रेस के खाली पदों को राजेंद्र प्रसाद ने भरा।
1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण के कारण बोस को जेल हो गया। 1941 ईस्वी में जेल से रिहा हो गए। ये जर्मनी में हिटलर से मिले। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दिया। हिटलर जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग जापान ने दिया। साथ ही अंडमान और निकोबार एन सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दे दिया। अपने सैनिकों में जोश भरते हुए जुबली हॉल में यह कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज दिया। सिंगापुर में इन सैनिकों को आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। आजाद हिंद फौज, इसके गठन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया। अधांत यह कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस थे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कप्तान बने। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार को स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। मणिपुर के इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान कामुसा के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 ईस्वी को किया। इनकी मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज की सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू तथा तेज बहादुर तथा के.एन. काटजू जैसे वकीलों ने किया। 1939 ईस्वी में एमपी के त्रिपुरी में महात्मा गांधी पताभिसिता रमिया को अध्यक्ष